नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हमने जनजातियों के युवा ग्रह तक कंप्लीट कर लिया है। उसके आगे हम इस वीडियो में जनजातियों में प्रचलित विवाह, इसके साथ जनजातियों का प्रमुख नृत्य, जनजातियों का प्रमुख गीत और जनजातियों में मृतक संस्कार का महत्व जो है उसे पढ़ेंगे। तो इतने टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे ज्ञान मीमांसा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें छत्तीसगढ़ के भूगोल का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में कंप्लीट हो गया है छत्तीसगढ़ का भूगोल। उसके बाद जनजाति का 3 वीडियो डल चुका है। अब इस चौथे वीडियो में हम इन सभी टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ विवाह को वर्गीकृत किया गया है। तो सामान्यतः विवाह जो है 2 प्रकार के हैं। जनजाति में प्रचलित विवाह 2 प्रकार के होते हैं। एक एकल विवाह जिसे मोनोगैमी कहते हैं, दूसरा है बहुविवाह जिसे पोलोगैमी कहते हैं। देखिए, एकल विवाह के अंतर्गत कौन कौन से आता है। तो एकल विवाह के अंतर्गत शाली विवाह और देवर विवाह। शाली विवाह कहने का अर्थ है पत्नी की भगनी, पत्नी भगनी विवाह अर्थात पत्नी की बहन से विवाह करना। और दूसरा है भातृ विवाह, पति भातृ विवाह, तो पति के भाई से विवाह करना भातृ विवाह है। तो ये दोनों किस में आते हैं, एकल विवाह में आते हैं। और दूसरा है बहुविवाह। तो बहुविवाह के कौन कौन से आते हैं, बहुपति विवाह अर्थात पॉलीएंड्री विवाह, और दूसरा है बहुपत्नी विवाह, पोलोगैमी विवाह। तो बहुपति विवाह के अंतर्गत एक महिला बहुत सारे पति हो, उनके एक से अधिक पति हो तो वह बहुपति विवाह कहलाएगा। इसके अंतर्गत भातृ विवाह कहलाता है, जब सगे भाइयों के साथ विवाह होता है एक महिला का 2 या 2 से अधिक सगे भाइयों के साथ विवाह, तो ये भातृ विवाह कहलाता है। अब भातृ विवाह में एक महिला का 2 या 2 से अधिक सगे भाई नहीं है ऐसे पुरुषों के साथ विवाह होता है तो वो अभातृ विवाह। और समूह विवाह, तो किसी समूह के साथ विवाह किया जाता है एक महिला का, तो यह समूह विवाह कहलाता है। तो ये बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, ये सभी जनजातियों में प्रचलित होते हैं। तो देखिए, यहाँ प्रश्न एक पूछा गया है, बहुविवाह हो सकता है। तो ऑप्शन दिया गया बहुविवाह क्या क्या हो सकते हैं, इसमें बताना है। पहला है पॉलीएंड्री, दूसरा है पॉलीजिनी, और तीसरा मोनोगैमी, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, बहुविवाह, तो बहुविवाह भी हम पढ़े हैं, वर्गीकृत किए हैं। ये बहुविवाह है, तो पोलोगैमी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, पॉलीएंड्री आता है और पोलोगैमी आता है। तो पोलोएंड्री दिया हुआ है तो ये हो सकता है, और दूसरा पोलोगैमी भी दिया हुआ है, तो ये दोनों हो सकते हैं। पर मोनोगैमी क्या है, एक एकल विवाह है, तो यह नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2। तो 1 और 2 ऑप्शन सी है। देखिए, अब दूसरा है जनजातियों में अधिमान्य विवाह, प्रीफरेंशियल मैरिज एमंग ट्राइब्स। तो अधिमान्य विवाह क्या होते हैं, इसके 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है अधिमान्य विवाह को। तो देखिए, अधिमान्य विवाह के अंतर्गत आता है ममेरे और फुफेरे भाई बहनों का विवाह। ममेरे फुफेरे भाई बहनों के विवाह को क्रॉस कजन मैरिज बोलते हैं। क्रॉस कजन मैरिज, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के जनजातियों में दूध लौटावा विवाह दिखाई देता है। ममेरे फुफेरे भाई बहनों में विवाह, क्रॉस कजन मैरिज। दूसरा है मौसेरे और चचेरे भाई बहनों का विवाह, पैरेलल कजन मैरिज। तो क्रॉस कजन और पैरेलल कजन दोनों है। साली और भाभी विवाह, तो साली और भाभी विवाह, सोरेट और लेविरेट मैरिज। तो ये 3 प्रकार के अधिमान्य विवाह हैं। अधिमान्य विवाह, तो यहाँ से प्रश्न भी पूछा जा चुका है एक बार कि निम्नलिखित में से विवाह का कौन सा प्रकार अधिमान्य विवाह है। तो अधिमान्य विवाह का प्रकार बताना है। ए दिया हुआ है पैरेलल कजन, दूसरा क्रॉस कजन, तीसरा लेविरेट और चौथा मोनोगेमी। तो देखिए कौन कौन से है। तो पहला पैरेलल कजन है, क्रॉस कजन और लेविरेट, ये तीनों अधिमान्य विवाह है। मोनोगेमी अधिमान्य विवाह नहीं है। अब चलिए, अब हम विवाह के प्रकारों को पढ़ेंगे, कौन कौन से जनजातियों में कौन कौन से विवाह प्रचलित है उसे देखेंगे। तो सबसे पहले है पैडुल या चढ़ विवाह। तो आपको यह पहचानना है यहाँ कौन सा विवाह का प्रकार और किस जनजाति में उस विवाह को क्या कहा जाता है और उस विवाह में क्या प्रक्रिया होती है, ये मेन चीजें हैं याद रखने का। तो इन्हीं चीजों को याद रखना है। तो सबसे पहले विवाह के प्रकार, पैडुल या चढ़ विवाह। तो पैडुल और चढ़ विवाह दोनों के नाम से जाना जाता है इसे, पैडुल या चढ़ विवाह। या गोंड जनजाति में फेमस है। इसमें क्या होता है, लड़का लड़की के घर बारात लेकर जाता है। तो ये एक सामान्य प्रकार का विवाह है जो गोंड जनजाति में होता है, जहाँ लड़का लड़की के घर बारात लेकर जाता है, अर्थात ये एक सामान्य विवाह है, पैडुल या चढ़ विवाह। दूसरा है पठौनी विवाह। यह गोंड जनजाति में प्रसिद्ध है, पठौनी विवाह। इसमें क्या होता है, लड़की बारात लेकर लड़के के घर जाता है, तो उसका उल्टा है, पैडुल का पठौनी उल्टा है। तो लड़की लड़के के घर बारात लेकर जाती है, लड़के के घर में मंडप में विवाह संपन्न होता है। ठीक, तो यह पठौनी विवाह, इसमें लड़की लड़के के घर, तो यह भी गोंड जनजाति में प्रसिद्ध है।
अगला है हठ विवाह या पैडुल विवाह। तो पैठुल विवाह में हठ विवाह पैठुल विवाह में क्या होता है, लड़की द्वारा जबरदस्ती लड़के के घर जाकर विवाह करना हठ या पैडुल विवाह कहलाता है। इस विवाह को बैगा जनजाति में पैडु या पैठुल विवाह कहते हैं। तो बैगा जनजाति में इसे पैडु या पैडुल विवाह बैगा जनजाति में कहा जाता है। इसे पहाड़ी कोरबा और अगरिया, देखिए पहाड़ी कोरबा अगरिया जनजाति में इसे ढुकू विवाह के नाम से जानते हैं। तो यहाँ आप ढुकू विवाह भी लिख के रख सकते हैं, ढुकू विवाह। और इसमें क्या होता है, महिला द्वारा पुरुष के घर घुसकर विवाह किया जाता है। तो महिला पुरुष के घर जाके घुस के विवाह करती है। हठ विवाह, पैडुल विवाह या ढुकू विवाह कहलाता है। यही अबुझमाड़िया जनजाति में इसी विवाह को उड़ियत्ता विवाह कहा जाता है। हठ विवाह को ही उड़ियत्ता विवाह कहा जाता है अबुझमाड़िया जनजाति में। चलिए अब चौथा देखते हैं, भगेली, पोटा या गंधर्व विवाह। भगेली, पोटा या गंधर्व विवाह यह गोंड जनजाति में प्रसिद्ध है। इसमें लड़की लड़के के घर जबरदस्ती जाकर रहती है। तो लड़की लड़के के घर में जबरदस्ती जाकर रहती है, वह भगेली, पोटा या गंधर्व विवाह कहलाता है। पोटा, गंधर्व, ठीक। तो ये 3 नामों से जाना जाता है जहाँ लड़की लड़के के घर जबरदस्ती जाकर रहती है, गोंड जनजाति में प्रसिद्ध है। अगला है गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह या सहपलायन विवाह। यह प्रजा जनजाति में प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है, पलायन कर विवाह करते हैं, पलायन अर्थात भाग करके विवाह करते हैं, वह गंधर्व, प्रेम विवाह या सहपलायन विवाह कहलाता है। इसी सहपलायन विवाह को अबुझमाड़िया जनजाति में बिथेर विवाह के नाम से जानते हैं। बिथेर विवाह अबुझमाड़िया में यह क्या है, सहपलायन विवाह ही है। अगला है मरम्मत विवाह। मरम्मत विवाह में क्या होता है, मरम्मत विवाह में दूसरी जाति से में भाग कर विवाह करने के पश्चात घर वाले पुनः रीति रिवाजों के साथ विवाह करवाते हैं, उसे मरम्मत विवाह कहते हैं। तो पहले टूटा हुआ है उसे जोड़ करके किया जाता है, इसलिए मरम्मत नाम दिया गया है। तो भाग के विवाह करने के पश्चात घर वाले पुनः रीति रिवाज से विवाह कराएंगे, वही मरम्मत विवाह कहलाएगा। अगला है क्रय या पारिंधन विवाह। तो क्रय पारिंधन विवाह क्या होता है, वर द्वारा वधु पक्ष को उपहार स्वरूप सामान देकर विवाह करना। तो क्रय विवाह या इसी को पारिंधन विवाह कहते हैं। तो वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को उपहार स्वरूप सामान देकर उससे विवाह करना क्रय विवाह कहलाता है। तो क्रय मतलब खरीद रहे हैं, समझ सकते हैं। छुट्टा विवाह। तो छुट्टा विवाह में क्या होता है, विवाह का पूरा खर्च वर पक्ष द्वारा उठाया जाता है। तो वर पक्ष पूरा खर्च उठाएगा तब वह छुट्टा विवाह कहलाएगा। फिर सेवा, चरखिया या लमसेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सेवा, चरखिया या लमसेना विवाह, तो यह गोंड जनजाति में प्रसिद्ध है। इसके अलावा बहुत सारी जनजातियों में अलग अलग नामों से प्रसिद्ध है। तो सेवा, चरखिया या लमसेना विवाह, इसमें क्या होता है, वर द्वारा वधु मूल्य चुकाने हेतु अपने लमसेना, लमसेना अर्थात ससुराल में सेवा देना। तो वर वधु मूल्य चुकाने के लिए अपने ससुराल में सेवा देता है, तो वही लमसेना कहलाता है, ठीक। तो ये लमसेना विवाह है। ये कौन कौन सी जातियों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, देखिए। तो गोंड जनजाति में इसे चरखिया कहते हैं, सेवा या लमसना विवाह को कंवर जनजाति में धरजन कहते हैं, बिंझवार और भतरा जनजाति में इसे धरजिया कहते हैं, ठीक। तो गोंड के लिए चरखिया, कंवर के लिए धरजन, बिंझवार और भतरा के लिए धरजिया, और लमसेना किसमें कहा जाता है, बैगा जनजाति में लमसेना कहा जाता है, बैगा जनजाति में, ठीक। तो ये हो गए लमसेना विवाह। अब अगला है विनिमय गुरावट विवाह, विनिमय या गुरावट विवाह। तो विनिमय विवाह को किया जाता है, विनिमय मतलब क्या होता है, एक्सचेंज। तो गुरावट विवाह भी कहते हैं इसे, ये भी नाम याद रखना है इसका। उसके बाद देखिए वर वधु का आदान प्रदान कर विवाह होता है। तो वर वधु का आदान प्रदान मतलब एक परिवार में एक भाई एक बहन है, मतलब एक परिवार में एक और भाई एक बहन है, वही दूसरे परिवार के भाई और बहन है। तो एक परिवार का लड़का दूसरे परिवार की लड़की से विवाह करता है, और इस परिवार का लड़का इस परिवार की लड़की से विवाह करता है। तो ये 2 परिवारों के बीच आदान प्रदान हो रहा है, तो इसी को विनिमय या गुरावट विवाह कहते हैं, ठीक। इसे और गोलत विवाह के नाम से भी जानते हैं। बिरहोर जनजाति में गोलत विवाह, और गोलत विवाह इसी को किसमें कहा जाता है, बैगा जनजाति में भी गोलत विवाह कहा जाता है, बैगा जनजाति में। तो गोलत विवाह भी पूछा जाए तो वो क्या है, विनिमय विवाह है। तो आप ये यहाँ गोलत विवाह भी लिख के रख सकते हैं। अब चलिए अगला है दूध लौटावा विवाह। तो देखें हैं इसमें अधिमान्य विवाह में से एक है ये दूध लौटावा विवाह, अधिमान्य विवाह। तो यह गोंड जनजातियों में प्रसिद्ध है दूध लौटावा विवाह। इसमें क्या होता है, ममेरे फुफेरे भाई बहन का विवाह किया जाता है। तो ममेरे फुफेरे भाई बहन, क्रॉस कजन विवाह, ये क्रॉस कजन विवाह। तो ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह दूध लौटावा। अगला है अपहरण या इसे पायसोतुर विवाह के नाम से जानते हैं। अपहरण को पायसोतुर कहते हैं, इसका उपनाम याद रखना है। तो यह भी गोंड जनजाति में प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है, युवक द्वारा युवती का अपहरण करके विवाह किया जाता है। तो यह पायसोतुर या अपहरण विवाह कहलाएगा। चलिए अब देखते हैं अर्बुतो विवाह। अर्बुतो का अर्थ होता है विधवा विवाह।
तो विधवा विवाह कहते हैं इसे, चूरी पहनाई भी कहते हैं या हल्दी पानी विवाह भी कहते हैं। विधवा विवाह, चूरी पानी विवाह, हल्दी पानी विवाह। देखिए हल्दी पानी विवाह कब किया जाता है? विधुर विवाह, अर्थात कोई विधवा हो गए हैं उसका विवाह किया जाता है, तब यह विदुर पुनर्विवाह कहलाता है, हल्दी पानी विवाह कहलाता है। गवन विवाह कब कहलाएगा? बाल्यकाल में विधवा हो चुकी कन्या का विवाह। तो बाल विवाह हुई कन्या का, तो बाल के काल में विधवा हो जाती है तब उसका विवाह करना गवन विवाह कहलाता है। देखिए कोरकू जनजाति में स्त्री पुनर्विवाह को पाटो विवाह के नाम से जाना जाता है। तो देखिए पाटो विवाह भी पुनर्विवाह है, इसे भी याद रखना है आपको। पाटो विवाह, तो पाटो विवाह कोरकू जनजाति में है और इसके अंतर्गत पुनर्विवाह तो है, तो पुनर्विवाह इसके साथ साथ पाटो विवाह को अर्थ कैसे समझते हैं? तो पाटो विवाह में होता है कि कोई महिला उसका पति से ज्यादा प्रभावशील व्यक्ति से अगर विवाह कर लेती है तो वह पाटो विवाह कहलाता है। तो ज्यादा प्रभावशील व्यक्ति से विवाह करती है स्त्री, तब वह पाटो विवाह जो कि पुनर्विवाह है ये कहलाता है। और यह किसमें प्रसिद्ध है? कोरकू जनजाति में। अगला देखिए महुआ विवाह। तो महुआ विवाह क्या होता है? उचित वर न मिलने पर महुआ या चार वृक्ष से विवाह रस्म निभाया जाता है, जिसे महुआ विवाह कहते हैं। कांड विवाह, यह भुंजिया जनजाति में प्रसिद्ध है। कांड विवाह, कांड विवाह में क्या होता है? इस लड़कियों के विवाह से पूर्व कांड से इनका विवाह किया जाता है, कांड से विवाह किया जाता है उनके विवाह से पूर्व। इसके रस्मों को काडंबरा कहा जाता है और इसमें जो रस्म किए जाते हैं उसको काडंबरा कहा जाता है। आगे देखेंगे काडंबरा भी दिया हुआ है। अब अगला है तीर विवाह। यह बिंझवाड़ जनजाति में होते हैं। लड़की का तीर के साथ विवाह करा दिया जाता है तो वह तीर विवाह कहलाएगा। खड़ोनी विवाह, यह पुनर्विवाह है, यह बैगा जनजाति में प्रचलित है खड़ोनी विवाह। सोपनी विवाह जनजातियों में प्रचलित पारंपरिक विवाह है, सोपनी विवाह। उसके बाद है उदलिया विवाह, यह भद्रा जनजाति में प्रचलित है। उदलिया याद रखना है, यह नया है। उदलिया भद्रा जनजाति में प्रचलित है। इसमें विवाहित स्त्री द्वारा अन्य पुरुष से विवाह करने पर अपने पहले पति को शुक अर्थात खर्ची वापिस करनी पड़ती है, तो यह उदलिया विवाह। तो यह भी एक पुनर्विवाह है। तो स्त्री अपने पुरुष को छोड़कर दूसरे पुरुष से विवाह करती है तो उसे क्या करना पड़ता है? सुख अर्थात खर्च वापिस करना पड़ता है। ये भद्रा जनजाति में है, इसे कहते हैं उदलिया विवाह। अगला है बरोखी विवाह। यह भूमिज जनजाति में होता है बरोखी विवाह। अब देखिए यहाँ काडंबरा को दिया हुआ है। काडंबरा को पुष्प विवाह भी कहा जाता है। जनजातियों में कांड का अर्थ तीर होता है, इसे कांड विवाह कहा जाता है। तो तीर विवाह, कांड विवाह, पुष्प विवाह, काडंबरा ये सब एक ही है। इसके रस्मों को काडंबरा कहा जाता है। और अबुझ माड़ियों में काडंबरा कौमार्य संस्कार से संबंधित है, तो कौमार्य संस्कार कहा जाता है काडंबरा को अबुझ माड़ियों में। और देखिए जनजातियों में वधु मूल्य को सुख या खर्ची कहा जाता है, तो वही वधु मूल्य को वापस करके कौन से विवाह किया जाता है? उदलिया विवाह। तो जनजातियों में वधु मूल्य होता है उसे सुख या खर्ची कहा जाता है। मूर्य जनजाति में महला सगाई का होता है, महला सगाई को कहा जाता है। तो महला क्या होता है? मूर्य जनजाति में सगाई को महला कहते हैं, महला। ठीक, तो ये जनजातियों के प्रसिद्ध जो विवाह है वो हो गए। अब देखिए यहाँ जो है सबको रिवाइज करने के लिए दिया गया है। यहाँ कौन कौन से जनजाति से संबंधित कौन कौन सी विवाह है, तो सब विवाह का अर्थ आपने समझ लिया, उसमें क्या प्रक्रिया होती है। अब आप देख सकते हैं गौड़ जनजाति के अंतर्गत कौन कौन सी विवाह होते हैं। अगर सिर्फ विवाह दिया जाए और कौन सा जनजाति में प्रसिद्ध है पूछा जाए तब आप इसका आंसर यहाँ से दे सकेंगे। तो देखिए गौड़ जनजाति में कौन सी विवाह होते हैं? पैडुल या चढ़ विवाह सामान्य विवाह था। पठौनी विवाह ये उल्टा होता है, लड़की जो है लड़के के घर बारात लेके जाती है। भगेली पोटा या गंधर्व विवाह, तो ये क्या होता है? लड़की जो है लड़के के घर में जबरदस्ती आके विवाह करती है, तब है। सेवा चरखिया विवाह या लमसेना विवाह, ये सेवा विवाह का ही प्रकार है, चरखिया के नाम से जाते हैं गौड़ जनजाति में। दूध लौटावा विवाह, तो ये क्या है? अधिमान्य विवाह है, मेरे फुफेरे भाई बहनों का। अपहरण या पायसोतोर, तो अपहरण विवाह है ये सभी किसमें होते हैं? गौड़ जनजाति में। अब अगला है बैगा जनजाति। तो बैगा जनजाति में होते हैं ढुकू विवाह, उड़हरिया विवाह, गोलत विवाह, देखे थे सबको, चूड़ी पहनाना, खड़ोनी, ये सब बैगा जनजाति में है। अबुझ माड़िया में क्या है? बिथेर, उड़ियत्ता, चूड़ी पहनना, तालको वायता, लमसेना विवाह। तो देखिए तालको वायता नया है तो इसे आप याद रखेंगे। तालको वायता किसमें है? अबुझ माड़िया में। कोरवा जनजाति में ढुकू, गुरावट, लमसेना, उड़हरिया, मंगी और पैठू, ये सभी कोरवा जनजाति में है। बिरहोर में ढुकू, उड़हरिया और गोलत भी है। भुंजा जनजाति में दूध लौटावा विवाह, चूड़ी विवाह, विधवा विवाह, पैठू विवाह, पलायन विवाह, लमसेना विवाह। पंडो और भूमिज जनजाति में बरोकी विवाह होता है।
कंवर जनजाति में धरजन, जो लमसेना विवाह को धरजन, और बिंजवार में क्या कहा जाता है, लमसेना विवाह को धरजिया कहा जाता है। तो इनको जनजातियों संबंधित विवाह को आपको याद रखना है। अब चलिए, अब हम जनजातियों में प्रचलित प्रमुख नृत्यों को पढ़ेंगे। अब सबसे बड़ा चैप्टर यही जनजातियों में है, ये नृत्य का। बहुत सारे नृत्य प्रसिद्ध है जनजातियों में, हर जनजातियों में अलग अलग नृत्य हैं, और सर्वाधिक नृत्य है मुड़िया जनजाति के। मुड़िया जनजाति में सर्वाधिक नृत्य किए जाते हैं, तो सर्वाधिक प्रकार के नृत्य देखने को मिलेगा मुड़िया जनजाति में। तो सबसे पहले नृत्य, जितने भी जनजाति हैं उनके सभी का नृत्य दिया हुआ है एक टेबल में, उसके बाद फिर सभी नृत्यों का विस्तृत वर्णन भी दिया गया है। तो सबसे पहले हम नृत्यों का नाम देखेंगे, उसके संबंध में क्या विशेष है उसे देखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले मुड़िया जनजाति। तो मुड़िया जनजाति में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? मांदरी या मरम पाटन नृत्य, यह घोटुल के बाहर किया जाता है। तो घोटुल में हम 3 नृत्य पढ़े थे जब घोटुल पढ़ रहे थे युवा ग्रह, तब ये मांदरी नृत्य होता है, दूसरा हुल्की पाटन नृत्य होता है, और तीसरा क्या होता है, कक्षार नृत्य। तो ये 3 नृत्य घोटुल में किए जाते हैं। तो ये मुड़िया जनजाति का युवा ग्रह है, तो तीनों याद रहेगा। फिर एबालतोर नृत्य, यह मड़ई महोत्सव के समय अंगदेव की पूजा हेतु नृत्य किया जाता है। एबालतोर अंगदेव की नृत्य पूजा के समय किया जाता है मड़ई महोत्सव में। गेड़ी नृत्य या डिटोंग नृत्य भी कहते हैं, यह केवल लड़के द्वारा किया जाता है। कुल्की पाटा, सामान्य अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। घोटुल पाटा, यह मृत्यु के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। घोटुल पाटा। माव पाटा, देखिए जहां भी माव लिखा हो, माव का अर्थ शिकार से होगा। आशय, माव का आशय हमेशा शिकार से लेना है, तो जहां भी माव लिखा है उससे समझना है आपको शिकार की बात हो रहा है। तो माव पाटा शिकार के समय किए जाने वाला नृत्य को कहते हैं। पूस कोलांग या पूस कलंग, यह केवल पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। तो देखिए, 2 देख लिए, ये पूस कलंग हो गया और गेड़ी, ये दोनों सिर्फ पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। फिर छेड़ता नृत्य, इसे नकटा नकटी नृत्य भी कहते हैं। ये दोनों का संबंध, पूस कलंगा और छेड़ता, ये दोनों का एक ही तरह से संबंध होता है। 6 साल 3 साल के अंतर में किया जाता है उसे। देखिए, अगला है कोकरेंग नृत्य। नारायणपुर में मड़ई मेला के दौरान किए जाते हैं कोकरेंग नृत्य। तो मड़ई से संबंधित 2 नृत्य, कोकरेंग नृत्य हो गया, ये बालतोर नृत्य, दोनों नारायणपुर के मड़ई मेला से संबंधित है। दीवार पाटा नृत्य, यह दीपावली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। यह सिर्फ लड़कियों के द्वारा किए जाते हैं, दीवार पाटा नृत्य। हर एंड नृत्य, यह विवाह के समय लड़कियों द्वारा किया जाता है। हर एंड नृत्य। कक्सार नृत्य, घोटुल के देवता लिंगोपिन की आराधना करने के लिए किया जाने वाला नृत्य है कक्सार नृत्य। ठीक, तो ये किसके हो गए? मुड़िया जनजाति के नृत्य हो गए। अब चलिए, इसके बाद अबुझ माड़िया। तो अबुझ माड़िया में 2 नृत्य प्रसिद्ध हैं। पहला तो है काकसार नृत्य। काकसार नृत्य, यह काकसार पर्व को मनाया जाता है। इसमें काकसार पर्व भी मनाया जाता है काकसार नृत्य के साथ। कोटकी घोड़ा नृत्य, ये विवाह के समय भी किया जाता है, और यात्रा पर्व के दौरान किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? कोटकी घोड़ा नृत्य। तो यात्रा पर्व और विवाह के समय किया जाता है अबुझ माड़िया जनजाति में कोटकी घोड़ा नृत्य। और देखिए, माड़िया या दंडामी माड़िया का, तो इसका है बायसन हॉर्न नृत्य। गोचा पर्व में माड़िया जनजाति द्वारा भैंस के सिंग को लगाकर नृत्य किया जाता है। तो भैंस के सिंग को लगाया जाता है, तो बायसन हॉर्न, हॉर्न मतलब सिंग, तो उसी के सिंग को लगा के किया जाता है। तो यह क्या कहलाता है? बायसन हॉर्न नृत्य। इसे गौर सिंह नृत्य भी कहते हैं या गंवर नृत्य के नाम से भी जानते हैं। तो इसका डिटेल देखेंगे। फिर अगला है दोरला जनजाति। दोरला जनजाति में है पैडुल नृत्य, यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। धुरवा जनजाति में है मड़ई नृत्य, यह मड़ई मेला के धार्मिक उत्सव के दौरान किया जाता है। फिर धुरवा पर्जा, तो धुरवा पर्जा जनजाति में परब नृत्य। तो इसको आपको याद रखना है, परब नृत्य, धुरवा पर्जा। धुरवा और पर्जा में है परब नृत्य। यह क्या है? सैन्य नृत्य है, यह सैन्य नृत्य है। फिर अगला है बैगा या कोरकू जनजाति। यहाँ परघवनी नृत्य किया जाता है बैगा और कोरकू जनजाति में विवाह के अवसर पर। बैगा और गौड़ जनजाति में, तो बैगा का बहुत सारे के साथ मिक्स है, तो बैगा और गौड़ के साथ बिलमा नृत्य और फाग नृत्य। तो बिलमा नृत्य विजयदशमी को अर्थात दशहरा के दिन किया जाता है, और फाग नृत्य होली के समय किया जाता है। बैगा, गौड़ और कमार द्वारा देखिए कर्मा नृत्य किया जाता है। सामान्य अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है कर्मा, और कर्मा जनजातियों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नृत्य कर्मा नृत्य है। इन 3 जनजातियों के अलावा और भी बहुत सारी जनजातियों में किया जाता है। अगला है गोड़, बैगा, गोड़, प्रधान। तो बैगा, गोड़, प्रधान तीनों जनजातियों में सैला नृत्य या इसे डंडा नृत्य भी कहते हैं। सैला नृत्य इसे डंडा या दीपावली के समय किया जाता है। अब देखिए, प्रधान जनजाति का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है लिंगो पाटा। तो प्रधान जनजाति का नृत्य है लिंगो पाटा, और लिंगो पाटा एक गीत भी आएगा। लिंगो पाटा जब गीत पढ़ेंगे तो लिंगो पाटा गीत भी है। अगला है भूमिया, बैगा और उराव। तो भूमिया, बैगा, उराव द्वारा अटारी नृत्य किया जाता है। यह विवाह के समय किया जाने वाला नृत्य है अटारी नृत्य। भूमिया, बैगा, उराव। उराव जनजाति का सरहुल नृत्य है। यह नृत्य साल वृक्ष में फूल आने पर किया जाता है।
कोरकू जनजाति द्वारा थापड़ी नृत्य और डांडल नृत्य। कोरकू जनजाति का आपको याद रखना है थापड़ी और डांडल। यह थापड़ी नृत्य बैसाख माह में किए जाने वाला नृत्य है। भतरा और कोरकू जनजाति में दंडारी नृत्य, यह होली के अवसर पर किया जाता है, दंडारी नृत्य। कंवर जनजाति में बार, तो एक ही नृत्य है कंवर जनजाति का, बार नृत्य। मनोरंजन के समय यह नृत्य किया जाता है, मनोरंजन के समय यह नृत्य किया जाता है। कोरवा जनजाति में दमनच नृत्य, यह सबसे भयानक या खतरनाक नृत्य है, सबसे भयानक नृत्य है दमनच नृत्य कोरवा जनजाति का। भारिया जनजाति का है भड़म नृत्य और सैतम नृत्य। सबसे लंबे समय तक चलने वाला नृत्य है भड़म नृत्य, तो भड़म नृत्य सबसे लंबे समय तक, याद रखना है आपको, भड़म नृत्य सबसे लंबे। कोल जनजाति का कोल दह का नृत्य है। ठीक, तो ये जनजातियों विशेष उनके नृत्य हैं, जो प्रमुख नृत्य हैं उनको दिया गया है। अभी इन्हीं सभी नृत्यों को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि उससे पहले यहाँ दिया है जनजातीय नृत्य व संबंधित वाद्य यंत्र। तो किस नृत्य से संबंधित कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसका लिस्ट है, एक बार इसे पढ़ लेते हैं। तो देखिए मंदरी नृत्य में चिटकुल या बिरछिया ढोल का प्रयोग किया जाता है, चिटकुल और बिरछिया ढोल वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ककसार नृत्य में तुरही और अक्कुम का प्रयोग करते हैं। पुष्कलंग, इसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पुष्कलंग नृत्य में कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो पुष्कलंग में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। अब चलिए उसके बाद है गौर नृत्य, तो इसमें ढोल पुरुष द्वारा ढोलक या मांदर बजाया जाता है और महिलाओं द्वारा गुंजीड़ बजाया जाता है, गुंजीड़। परब नृत्य में अलगोजा, परब नृत्य में बजने वाला वाद्य यंत्र है अलगोजा। बिल्मा नृत्य में मांदर बजाया जाता है, बैगा जनजाति का नृत्य है बिल्मा, इसमें मांदर। फाग नृत्य में मांदर व टिमकी बजाया जाता है। परघौनी नृत्य में नंगाड़ा व टिमकी बजता है, परघौनी में नंगाड़ा टिमकी, इसके साथ साथ इसमें नंगाड़ा और टिमकी बजेगा। कर्मा नृत्य में क्या होगा, मांदर टिमकी और झांझ, मांदर टिमकी और झांझ बजेगा। सरहुल नृत्य में मांदर और झांझ, इन सब को भी डिटेल से देखेंगे। वाद्य यंत्र क्या है इसे भी हम दिया हुआ है इस चैप्टर के बाद में, अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसे वाद्य यंत्र को। पैडुल नृत्य या दुर्ला नृत्य, ये विशेष प्रकार का ढोल का प्रयोग किया जाता है। थापड़ी नृत्य में पंजा व चिटकोरा का प्रयोग किया जाता है, साथ में ढोलक व बांसुरी का भी प्रयोग किया जाता है। डांडल नृत्य में ढोलक, बांसुरी, मृदंग और टिमकी का प्रयोग किया जाता है। कोलदह का नृत्य में झांझ व ढोलक का प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी वाद्य यंत्र हैं। अब जब पूरा चैप्टर आप पढ़ लेंगे उसके बाद इसको पूरा रिवीजन करना है आपको। ये नृत्य को भी आप यहाँ से एक बार रिवीजन कर लेंगे, जब पूरा डिटेल आप पढ़ने के बाद इसे आप एक बार रिवीजन कर लेना, उससे आपको याद होने जाएगा अच्छे से। देखिए यहाँ नोट पॉइंट दिया गया है, गौड़ की उपजाति प्रधान है, किन्नरी नामक वाद्य यंत्र बजाकर लोकगीत गाती है। तो प्रधान का लोकगीत है लिंगोपाटा, तो लिंगोपाटा में किन्नरी नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। ओझा गौड़ डहकी नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं तथा भगवान महादेव का लोकगीत गाकर अन्य गौड़ जनजातियों से घर भिक्षा मांगते हैं। तो ओझा गौड़ भिक्षा मांगते हैं डहकी नामक वाद्य यंत्र बजाकर। ठीक, तो अब चलिए, अब यहाँ मानचित्र में भी दर्शाया गया है कि कौन कौन से क्षेत्र के जो जनजाति हैं उनके क्षेत्र के आधार पे कौन कौन से नृत्य प्रसिद्ध है उस क्षेत्र में। तो देखिए कोरकू जनजाति कहाँ पाया जाता है, सरगुजा संभाग में। तो कोरकू जनजाति का नृत्य कौन कौन से हैं, थापड़ी नृत्य, डांडल नृत्य, उसके अलावा डंडारी नृत्य है जो भद्रा जनजाति में भी फेमस है। डंडारी नृत्य भद्रा और कोरकू दोनों में। भारिया जनजाति का भड़म नृत्य, उराव जनजाति का सरहुल नृत्य, यहाँ कोरवा का होता है दमनच या डोमनच नृत्य। कंवर जनजाति का बार नृत्य, यहाँ बैगा जनजाति का कर्मा नृत्य, सैला डंडा या सैलारीना नृत्य, बिल्मा नृत्य, परघौनी नृत्य, फाग नृत्य और अटारी नृत्य। अटारी नृत्य भूमिया बैगा में प्रसिद्ध है। लिंगोपाटा नृत्य प्रधान जनजाति का। उसके बाद देखिए बस्तर संभाग में अबुझ माड़िया जनजाति का कौन सा है, ककसार या कोटरी घोड़ा नृत्य। और मुड़िया जनजाति का मांदरी, ककसार नृत्य, हुल्की पाटा, घोटुल पाटा, माओ पाटा, इबालतोर नृत्य, पुष्कलंगन नृत्य, गेड़ी नृत्य या टिटोम नृत्य। ये मुड़िया जनजाति का। धुरवा जनजाति का परब नृत्य, परजा और धुरवा जनजाति दोनों का है परब नृत्य या सैन्य नृत्य है। माड़िया और दंडामी माड़िया का है बायसन हारना। दोरला का क्या है, पैडुम नृत्य, ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। अब यहाँ देखिए एक छोटा सा टिप दिया हुआ है, नोट पॉइंट है, समझ लीजिए इसे। तो कौन कौन से नृत्य हैं जो पर्व भी है त्योहार भी है। देखिए सरहुल नृत्य और ककसार नृत्य, ये दोनों क्या है, पर्व है, त्योहार और नृत्य तीनों है। पर्व, त्योहार, नृत्य दोनों सरहुल और ककसार पर्व, त्योहार और नृत्य है। वही कर्म क्या है, गीत है, त्योहार है व नृत्य। कर्म नृत्य, कर्म गीत और कर्म त्योहार तीनों मनाया जाता है। लिंगोपाटा क्या है,
पर्व है और नित्य, पर्व और नित्य दोनों है लिंगोपाटा। तो इतना आपको याद रखना है। अब चलिए सभी जनजातियों का हम क्या देखेंगे, जो नृत्य हैं उनका विस्तृत वर्णन देखेंगे। ठीक, तो यहाँ जनजातियों को नृत्यों का विस्तृत वर्णन दिया गया है। तो सबसे पहले क्या पढ़े हम, मुड़िया जनजाति संबंधित नृत्य। तो चलिए सबसे पहला क्या है, मांद्री नृत्य। तो मांद्री नृत्य यह मुड़िया जनजाति का नृत्य है। अभी से हम जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे, जो पढ़े हैं उसी से संबंधित सब कुछ दिया हुआ है। उनका स्थान कहाँ है, घोटुल के चारों ओर किया जाता है। तो घोटुल में किए जाने वाले 3 नृत्यों में से एक है मांद्री नृत्य, चारों ओर घूम घूम कर किया जाता है। उसके बाद क्या है, चिटकुल एवं बिरछिया, इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चिटकुल और बिरछिया का विशेष क्या है, इस नृत्य में नर्तक गायन नहीं करते हैं, केवल नृत्य करते हैं। तो नर्तक सिर्फ नृत्य करेंगे, गायन नहीं करेंगे। इस नृत्य के बाद लांदा, चावल से बने पेय पदार्थ को लांदा कहते हैं, व दाड़नो, महुए से निर्मित पेय पदार्थ को दाड़नो कहते हैं, दिए जाते हैं। तो नृत्य के बाद लांदा और दाड़नो दिए जाते हैं। उसके बाद है इबालतोर नृत्य, यह भी मुड़िया जनजाति का नृत्य है। इसका आरंभ मड़ई के प्रमुख देवता लिंग अंगादेव की आराधना हेतु किया जाता है। अंगादेव की आराधना, छत्तीसगढ़ में नारायणपुर का मड़ई मेला सर्वप्रसिद्ध है, जिसमें अंगादेव का निर्माण काष्ठ अर्थात लकड़ी से किया जाता है एवं इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो नारायणपुर के मड़ई में इबालतो नृत्य किया जाता है अंगादेव के आराधना में। अंगादेव किससे बने होते हैं, काष्ठ अर्थात लकड़ी के बने होते हैं। अगला है गेड़ी नृत्य या डिटोंग नृत्य। तो इसका भी जनजाति कौन सा, मुड़िया जनजाति। ये पुरुष सदस्य द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह नवाखानी पर्व एवं विवाह अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में भी गायन नहीं होता है तथा नर्तक बांस से निर्मित गेड़ी चढ़कर द्रुत गति से नृत्य करते हैं, बहुत गति से नृत्य करते हैं गेड़ी पर चढ़कर। बस्तर की जनजातियां वर्षा के देव कौन से, भीमा देव हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए गेड़ी नृत्य का आयोजन करते हैं। तो भीमा देव को प्रसन्न करने के लिए गेड़ी नृत्य का आयोजन किया जाता है। इसे डिटोंग नृत्य के नाम से भी जानते हैं। अगला है हुल्की पाटा नृत्य, यह मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। यह घोटुल परिसर में मनोरंजन हेतु किया जाता है। सामान्य अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य है। युवक युवतियों को इस नृत्य का प्रशिक्षण घोटुल में दिया जाता है। तो घोटुल में ही सिखाया जाता है हुल्की पाटा नृत्य को। अगला देखिए घोटुल पाटा नृत्य, यह बस्तर अंचल में प्रसिद्ध है, मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है और प्रमुख या मृत्यु के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है घोटुल पाटा नृत्य। अगला है माओ पाटा नृत्य, यह मुड़िया जनजाति में बस्तर में प्रसिद्ध है। इसका और क्या नाम से जानते हैं, गौरमार नृत्य या गौरमार नृत्य। ये एक शिकार नृत्य है। इसमें गौर नामक पशु अर्थात वन भैंसे का शिकार पर आधारित नृत्य है। देखिए इसमें क्या होता है, इसका घटना के अंदर बताया गया है। यहाँ इस नृत्य में कई व्यक्ति वन में जाकर गौर पशु के शिकार करने का प्रदर्शन करते हैं। इस नृत्य के दौरान एक शिकारी उस गौर पशु से हमला के कारण घायल हो जाता है, गौर पशु के हमला के कारण घायल हो गया और अन्य साथियों के द्वारा उस गौर पशु का शिकार कर लिया जाता है। अंततः सिरहा पुजारी होते हैं जनजातियों के, उपचार से घायल व्यक्ति को स्वस्थ कर देता है, जिससे शिकार की प्राप्ति एवं साथी के स्वस्थ होने के कारण हर्ष उल्लास से सभी के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तो यह है माओ पाटा नृत्य के घटनाक्रम की कहानी। ठीक, अब अगला देखिए कोलांग पाटा या पुष कोलांग या देव कोलांग नृत्य। तो यह चैत माह में किया जाता है। चैत माह मुड़िया जनजाति द्वारा यह एक पाटा जात्रा नृत्य गीत है। पाटा जात्रा नृत्य गीत यह घोटुल में किया जाता है। तो घोटुल में यह चौथा भी याद रखेंगे, यह सिर्फ पुरुष के द्वारा किया जाता है, केवल पुरुष सदस्य द्वारा। अगला देखिए यह नृत्य देवताओं के सम्मान में किया जाता है। देवताओं के सम्मान में किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता। इस नृत्य को स्वयं के गांव में न करके दूसरे गांव में किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखेंगे। स्वयं के गांव में न करके दूसरे गांव में किया जाता है। इस नृत्य को अनिवार्य रूप से 3 साल तक करने के बाद 3 साल तक लगातार किया जाता है। उसके बाद विधिवत इसका विसर्जन कर दिया जाता है और अगले 3 साल तक छेड़ता नृत्य करते हैं। कौन सा, छेड़ता नृत्य किया जाता है 3 साल बाद। फिर 3 साल तक छेड़ता नृत्य चलेगा, उसके बाद फिर 3 साल तक ये पुष कोलांग नृत्य करते हैं। पुष कोलांग पाटा के अवसर पर चैत्र दादर एवं महुआ दादर नृत्य किया जाता है। 2 होता है, चैत्र दादर और महुआ दादर नृत्य भी इसी अवसर में किया जाता है। अब देखिए पुष कोलांग के बाद दूसरा क्या है, छेड़ता नृत्य। तो इसे नकटा नकटी नृत्य भी कहते हैं। यह मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। यह पुष पुन्नी त्योहार में किया जाता है। देखिए ये चैत है और ये पुष पुन्नी त्योहार में। अनिवार्य रूप से 3 साल तक पुष कोलांग नृत्य विधिवत विसर्जन करने के पश्चात इस नृत्य को किया जाता है। अगले 3 साल तक के छेड़ता नृत्य किया जाता है। ठीक, अगला है कोकरेंग नृत्य। मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है नारायणपुर क्षेत्र में, स्पेशली मड़ई मेला में। तो मड़ई मेला से संबंधित दूसरा नृत्य है कोकरेंग नृत्य और एक कौन सा है, इबालतोर नृत्य। ठीक,
दीवान इंदना या दिवाली नृत्य, दीवान इंदना या दिवाली नृत्य मुरिया जनजाति द्वारा। यह नृत्य दीपावली के अवसर पर केवल लड़कियों द्वारा किया जाने वाला है नृत्य, दीवार या दीपावली नृत्य। हर इंद्रना नृत्य मुरिया जनजाति विवाह के अवसर पर लड़के और लड़कियां दोनों मिलकर करते हैं, वह हर इंद्रना नृत्य कहलाएगा। ककसार नृत्य या ककसार नृत्य यह मुरिया या मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। यह घोटुल युवा ग्रह के देवता लिंगोपिन की आराधना हेतु किया जाने वाला नृत्य है। ककसार नृत्य यात्रा पर्व का नृत्य है, तो यात्रा पर्व के दौरान किया जाता है। गांव के धार्मिक स्थल पर मुरिया आदिवासी वर्ष में एक बार ककसार यात्रा का पूजा का आयोजन करते हैं, ककसार यात्रा की पूजा आयोजन करते हैं, उस दौरान किया जाता है। लिंगोपन को प्रसन्न करने के लिए युवक युवती अपने साज सज्जा करके रात भर इस नृत्य और गायन करते हैं। तो ककसार नृत्य इसमें घोटुल में किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र तुरही और अकुम वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ककसार नृत्य के दौरान घोटुल परिसर में मुड़िया जनजाति के युवक युवतियों को नृत्य मंडली से जीवन साथी चुनने की अनुमति मिलती है। तो यहाँ जीवन साथी का चुनाव भी इसी ककसार नृत्य के माध्यम से ही किया जाता है। तो ये हो गए मुड़िया जनजाति के नृत्य। अब अगला हम देखेंगे अबुझ माड़िया जनजाति संबंधित नृत्य। तो देखिए इनके दो नृत्य फेमस है, ककसार नृत्य और दूसरा है कोटकी घोड़ा नृत्य। तो ककसार नृत्य इसका उद्देश्य गोत्र देव की पूजा होता है, यह देवताओं की आराधना का नृत्य है। वही कोटकी घोड़ा नृत्य यह यात्रा पर्व के दौरान किया जाता है। अबुझ माड़िया जनजाति में प्रचलित यात्रा पर्व में कोटकी घोड़ा का दृश्यांकन करते हैं। इसमें कुछ व्यक्ति चीते का मुखौटा पहनकर युवक युवतियों पर झपटने का अनिभय करते हैं। तो ये एक नाट्य की तरह भी होता है। तो ये कोटकी घोड़ा नृत्य यात्रा पर्व के दौरान किया जाता है। अब चलिए अगला देखेंगे माड़िया जनजाति से संबंधित नृत्य। तो माड़िया या दंडामी माड़िया में प्रसिद्ध कौन सा नृत्य है? गौर नृत्य। तो ये माड़िया बाइसन हान नृत्य या गवन नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। माड़िया या दंडामी माड़िया में प्रसिद्ध है। यह यात्रा पर्व के दौरान आषाढ़ माह में किया जाता है। यह मेला मड़ई, विवाह उत्सव, पर्व, धार्मिक उत्सव और मनोरंजन के लिए भी इस नृत्य को किया जाता है। इसमें 24 या इससे अधिक सदस्य रहते हैं, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों नर्तक होते हैं। 24 या अधिक सदस्य होते हैं, स्त्री पुरुष दोनों होते हैं। वाद्य यंत्र देखें तो पुरुषों द्वारा इसमें ढोल या मांदर बजाया जाता है और महिलाओं के द्वारा गुंजिट, तिरुण जो लोहे के विशिष्ट फलियों से निर्मित होते हैं, गुंजिट या तिरुण, ये वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें वस्त्र पहने रहते हैं, उसे कोहक कहते हैं। तो नवयुवक जो वस्त्र पहनते हैं उसे कोहक कहते हैं। इसमें क्या होता है? नवयुवक सुंदर वेशभूषा में सिर पर गौर सिंह का कौड़ियों से सजा मुकुट पहनते हैं, तो उसी मुकुट को क्या कहते हैं? कोहक। इसमें भाषा कोयतुर भाषा का प्रयोग किया जाता है। देखिए कोयसुर भाषा बोली पढ़े थे, उसमें कोयतुर मुड़िया जनजाति की भाषा है कोयतुर, और माड़िया जनजाति का क्या है? भसौटी था, भसौटी। तो इसमें कोयतुर किया गया है, मुड़िया जनजाति की भाषा कोयतुर में इस बाइसन हार्न में जो गाने वाला गीत है उसका गायन किया जाता है कोयतुर भाषा में। अब इसमें अभिनय गौर आखेट, तो बाइसन हार्न के शिकार करने का आखेट किया जाता है इसके अभिनय में। देखिए इसके संबंध में विशेष क्या क्या है? इस नृत्य में नर्तक गौर या बाइसन पशु का सिंह हार्न को धारण कर नृत्य करते हैं। तो सिंह को धारण कर नृत्य करते हैं। वेरियर एल्विन ने गौर नृत्य को विश्व का सबसे सुंदर नृत्य माना है, विश्व का सबसे सुंदर नृत्य गौर नृत्य को। इस जनजाति के विशिष्ट नृत्य के दौरान पुरुष नर्तकों द्वारा सिर पर आधारित गौर सिंह के आधार पर बाइसन हार्न माड़िया संबोधित किया गया है। तो इन्हीं के इस नृत्य के नाम पर इनके जनजाति को बाइसन हार्न माड़िया जनजाति से संबोधित किया जाता है। चलिए अब आगे देखेंगे हम दोरला जनजाति का नृत्य। तो दोरला जनजाति का एक प्रसिद्ध नृत्य है दोरला या पैडुल नृत्य या पेंडुल नृत्य। तो इसमें विशेष प्रकार के ढोल का वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह सुकमा क्षेत्र में प्रसिद्ध है। दोरला जनजाति भी सुकमा क्षेत्र में निवास करती है, तो वहीं होता है। यह विवाह के अवसर और पर्वों के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। नृत्य में पुरुष पंचे, कुसमा, रुमाल व रुमाल पकड़ते हैं। पंचे, कुसमा, रुमाल एवं स्त्रियां रहके और बट्टा पहनती हैं। तो उनके वेशभूषा में पुरुष में पंचे, कुसमा और रुमाल और स्त्रियां रहके और बट पहनती हैं। अगला देखिए धुरवा जनजाति का नृत्य। तो धुरवा जनजाति का एक है परब नृत्य, दूसरा मड़ई नृत्य। परब जनजाति धुरवा के साथ साथ परजा जनजाति में भी किया जाता है। यह एक सैन्य नृत्य है। इसमें अलगोजा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य में स्त्री एवं पुरुष सामूहिक रूप से भाग लेते हैं। इस नृत्य के बीच बीच में विशेष करतब किए जाते हैं, जैसे पिरामिड बनाना। तो पिरामिड बना के इस सैन्य प्रदर्शन किया जाता है, इसलिए सैन्य नृत्य कहा जाता है इसे। अगला है मड़ई नृत्य। यह धुरवा जनजाति में प्रसिद्ध है। मड़ई मेला व अन्य धार्मिक उत्सव के अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य है।
इसमें युवक युवतियां नृत्य के दौरान मोर पंख का गुच्छा रखकर नृत्य करते हैं। तो मोर पंख का गुच्छा रखकर नृत्य किया जाता है। देखिए, जनश्रुति के अनुसार बस्तर क्षेत्र के एक महान आंदोलन 1910 में संपन्न हुआ, जिसे भूमकाल विद्रोह के नाम से जानते हैं। उसके नेता कौन थे? गुंडाधुर शहीद गुंडाधुर थे, जिन्होंने मड़ई नृत्य की सहायता से अपनी जनभावना को प्रसारित करने का कार्य किया था। तो गुंडाधुर भी कौन से जनजाति थे? धुरवा जनजाति से थे। तो उन्होंने धुरवा नृत्य के माध्यम से ही भूमकाल विद्रोह के लिए जन भावना को प्रसारित करने का कार्य किया था। ठीक, तो यह महत्व है मड़ई नृत्य का। अगला है बैगा एवं बैगा के साथ अन्य जातियों से संबंधित नृत्य। तो बैगा जनजाति से संबंधित नृत्य, और जो बैगा जनजाति करते हैं उसे और भी बहुत सारी जनजातियां करते हैं। तो ये सभी नृत्यों को देखेंगे। तो जिसमें सबसे पहला है बिल्मा नृत्य। तो बिल्मा नृत्य बैगा और गौड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है। यह विजयदशमी अर्थात दशहरा के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। इसमें मांदर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। इसमें महिला एवं पुरुष दोनों भाग लेते हैं। एक गांव के युवक और दूसरी युवती अलग अलग समूहों में दूसरे गांव में नृत्य करने जाते हैं। तो एक गांव से दूसरे गांव में समूह बना के नृत्य करने जाते हैं बिल्मा नृत्य में। अब देखिए, दूसरा है सैला नृत्य या डंडा नृत्य या सैला रीना नृत्य। तो यह गोंड, बैगा एवं प्रधान जनजाति में प्रसिद्ध है। इसका उपनाम है, देखिए इसको याद रखना है, गिरदा। तो इसे सैला नृत्य को गिरदा के नाम से भी जानते हैं। इसमें पद्धति दो पद्धति होता है। एक सैला नृत्य पद्धति कहलाता है, सैला नृत्य पद्धति है, और रीना गायन पद्धति है, इसीलिए इसे सैला रीना नृत्य भी कहते हैं। यह धान कटाई के अवसर में धान कटाई के पश्चात किया जाता है, दीपावली के समय। ठीक, तो धान कटाई के पश्चात दीपावली के समय किया जाने वाला नृत्य है। इसकी शुरुआती शरद पूर्णिमा से हो जाती है। तो शरद पूर्णिमा से इसका शुरुआत हो जाता है। इसमें केवल पुरुष नर्तक भाग लेते हैं, पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला है। यह डांडिया का एक स्वरूप है जो सरगुजा में स्वर प्रमुख है। तो डांडिया का स्वरूप कहा जाता है इसे। सैला नृत्य को छत्तीसगढ़ का डांडिया कहा जाता है। यह नृत्य छड़ी की सहायता से किया जाता है। छड़ी की सहायता से किया जाने वाला नृत्य है। तो डांडिया के समान है, सरगुजा क्षेत्र में प्रसिद्ध है यह। अब देखिए बस्तर का सैला नृत्य, डंडा नृत्य। तो ये अलग हो गया बस्तर का। यह पौष पूर्णिमा के दिन होता है। बस्तर का सैला नृत्य क्षेत्रीय नाम में इसे बस्तर में इसे डंडा रास भी कहा जाता है। डंडा रास द्रविड़ मार्ग में इसे कोलांग नृत्य कहते हैं। हल्बी भद्री और छत्तीसगढ़ी में इसे डंडार या डंडहार या दाहार दांदर नृत्य भी कहते हैं। तो अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसमें बस्तर क्षेत्र में पूस कोलांग, चैत दादर और छेरता नृत्य इसी के समान है। बस्तर क्षेत्र में उद्देश्य शैल नृत्य भीमा देव को प्रसन्न कर अधिक से अधिक वर्षा की कामना हेतु किया जाता है। तो भीमा देव के प्रसन्न के लिए भी इसे भी किया जाता है। वही गेड़ी नृत्य को भी किया जाता था भीमा देव को प्रसन्न करने के लिए। अब ये दूसरा है शैल नृत्य, डंडा नृत्य को किया जाता है। देखिए इसके संबंध में विशेष क्या है, जनजातियों को मान्यता है कि वर्षा या जल के देव भीमा देव हैं और वे शैला नृत्य से संपन्न होते हैं। तो ये शैला नृत्य से संपन्न होते हैं। इसमें पुरुषों की टोली हाथों में छोटे छोटे डंडे को लेकर एक दूसरे के हाथों में रखते हुए डंडे को मारते हैं तथा गीत गाते हुए नृत्य करते हैं। फिर अगला देखिए फाग नृत्य। तो यह गोड़ और बैगा जनजाति में प्रसिद्ध है। यह होली के अवसर पर गाया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र, मांदर और टिमकी होता है। इसे समूह नृत्य में एक या दो व्यक्ति लकड़ी के मुखौटे और हाथ में लकड़ी की चिड़िया आदि नचा नचाकर मनोरंजन करते हैं। तो लकड़ी के मुखौटा और लकड़ी की चिड़िया को नचा नचाकर मनोरंजन किया जाता है फाग नृत्य में। अगला है अटारी नृत्य। तो यह भूमिया बैगा और उराव जनजाति द्वारा किया जाता है। अटारी नृत्य भूमिया बैगा और उराव जनजाति बघेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इस नृत्य में एक पुरुष के कंधे पर दो व्यक्ति आरूढ़ होकर नृत्य करते हैं। तो एक पुरुष रहेगा, इनके कंधे पर दो व्यक्ति यहाँ बैठ के नृत्य करते हैं। ठीक, अगला है परघौनी नृत्य। यह बैगा और कोरकू जनजाति में प्रसिद्ध है। विवाह के अवसर पर बारात अगवानी के लिए किया जाता है। तो बैगा और कोरकू प्रसिद्ध सबसे ज्यादा है बैगा जनजाति में। विवाह के अवसर पर बारातियों के द्वारा अपना प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है। इसमें नंगाड़ा और टिमकी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बारात की अगवानी के समय खटिया, सूपा, कंबल आदि से हाथी बनाकर नचाया जाता है। हाथी पर समधी को बैठाकर नृत्य गीत गाते हुए नचाने का रिवाज है। तो समधी को हाथी में बैठा के गीत गाते हुए नचाते हैं। हाथी के आगे दुल्हन होती है, तो हाथी के आगे दुल्हन को रखा जाता है। ठीक, तो ये परघौनी नृत्य सबसे ज्यादा फेमस है। बैगा में विवाह के अवसर पर किया जाता है। नगाड़ा, टिमकी इसका वाद्य यंत्र। झटपट नाच अगला है। झटपट नाच या बैगा जनजाति में दशहरा के अवसर में किया जाने वाला नृत्य है। दंदरिया नृत्य या बैगा जनजाति में किया जाता है। इस नृत्य के दौरान जीवन साथी का चुनाव किया जाता है। दंदरिया नृत्य में जीवन साथी का चुनाव।
अब करवा नृत्य, जनजातियों में सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है करवा नृत्य, सर्वाधिक लोकप्रिय है। देखिए कौन कौन सा जनजाति में है, बैगा, उराव, मुंडा, कमार, गोंड, कंवर, पंडो, बिंझवार, बिरहोर। तो इन सब जनजातियों में बिरहोर, बिंझवार, पंडो, कंवर, गोंड, कमार, मुंडा, उराव और बैगा, इन सब जनजातियों में किया जाता है कर्मा नृत्य। इसमें प्रमुख देवी कर्मसेनी देवी को समर्पित है कर्मा नृत्य। कृषि परंपरा पर आधारित है और सामान्यतः विजयदशमी से लेकर आने वाले वर्षा ऋतु के पूर्व तक चलता है, किंतु वर्षा काल में यह नृत्य नहीं चलता। तो वर्षा काल में नहीं चलता है, जबकि यह सरगुजा क्षेत्र में भादो माह में भी होता है। तो सरगुजा क्षेत्र में यह कर्मा नृत्य भादो माह में होता है, इसे याद रखना है। इसका उद्देश्य कर्मा या कर्म देवता को प्रसन्न करना होता है। वाद्य यंत्र इसमें मृदंग, मादर या टिमकी, झांझ होता है। इसमें प्रतीक के लिए यह नृत्य वर्षा ऋतु के अंत और बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। कर्मा नृत्य में महिला एवं पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इसमें युवक युवतियां अर्ध गोलाकार बनाकर नृत्य करती हैं। तो ये हो गया कर्मा नृत्य। अब कर्मा नृत्य के कई सारे प्रकार हैं। तो देखिए, एक है बैगानी कर्मा जो बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है, माड़ी कर्मा माड़िया जनजाति द्वारा, गोड़ी कर्मा गोड़ जनजाति द्वारा, भुइहारी कर्मा मुड़िया जनजाति द्वारा, बीरम व देवारी कर्मा देवार जाति द्वारा किया जाता है। अन्य प्रकार देखिए तो कलसा कर्मा होता है, तलवारी कर्मा होता है, थाड़ी कर्मा होता है, खलहा कर्मा, लहकी कर्मा, झखरी कर्मा और झुमरा कर्मा। तो कर्मा के बहुत सारे प्रकार है, इसीलिए जनजातियों में सबसे प्रसिद्ध नृत्य कर्मा नृत्य को माना जाता है। अगला देखिए दशहरा नृत्य, बैगा जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसका उपनाम क्या है, दशहरा कर्मा। बैगा जनजाति दशहरा कर्मा आयोजन विजयदशमी के दिन से शुरू होने वाला नृत्य है। इसे जनजातीय नृत्यों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो विजयदशमी के दिन से प्रारंभ होता है और इसी दशहरा नृत्य को जनजातीय नृत्यों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसे याद रखेंगे। इस नृत्य में बैगा पुरुष अन्य ग्राम जाकर कर्मा नृत्य हेतु लोगों को प्रेरित करते हैं। दूसरे गांव जाके कर्मा नृत्य के लिए प्रेरित करना इसका उद्देश्य रहता है। अगला है खेखड़ा नृत्य। तो खेखड़ा नृत्य भी बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक, तो ये बैगा जनजाति और उनसे संबंधित अन्य जनजातियों से संबंधित नृत्य है। अब देखिए उराव जनजाति से संबंधित नृत्य। तो उराव जनजाति का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है सरहुल नृत्य। सरहुल नृत्य सरगुजा अंचल का प्रसिद्ध नृत्य है। उराव या मुंडा वर्ग की जनजातियों का अनुष्ठानिक नृत्य भी कहा जाता है। इसे उराव तथा मुंडा वर्ग की जनजातियों का अनुष्ठानिक नृत्य सरहुल नृत्य। सरहुल एक समूह नृत्य है, समूह में किया जाता है। प्रकृति पूजा नृत्य भी कहा जाता है, प्रकृति पूजा पर आधारित है। वाद्य यंत्र से मांदर और झांझ का प्रयोग करते हैं। चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर इसे किया जाता है। इस नृत्य में साल वृक्ष की पूजा की जाती है। साल वृक्ष में फूल लगने पर यह नृत्य किया जाता है। तो साल वृक्ष में फूल लगने पर नृत्य में पुरुष नर्तक विशेष प्रकार के पीला रंग का साफा बांधते हैं। पीला रंग के साफा बांधते हैं पुरुष, और महिलाएं अपने जूड़े में बगुले के पंख की कलगी बांधती है। तो पुरुष नर्तक क्या करते हैं, पीला रंग का साफा बांधते हैं और महिलाएं अपने जूड़े में बगुले के पंख की कलगी लगाती हैं। तो ये सरहुल नृत्य की विशेषता है। अब अगले देखिए कोरकू जनजाति संबंधित नृत्य। इसमें थापटी नृत्य, डांडल नृत्य और डंडारी नृत्य। तो देखिए थापटी नृत्य बैसाख माह में किया जाता है। इसमें चिटकोरा और पंजा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। इसका मुख्य वाद्य यंत्र है ढोलक और बांसुरी। इस नृत्य में वर पक्ष की ओर से एक व्यक्ति हाथी बनकर नृत्य करता है। तो विवाह के समय किया जाने वाला नृत्य है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों हिस्सा लेते हैं। पुरुष हाथ में पंचा और महिला जो है दोनों हाथ में चिटकोरा बजाती है। तो पंचा चिटकोरा है, तो पंचा पुरुष बजाते हैं और चिटकोरा महिला बजाते हैं। इस नृत्य के आरंभ में कोरकू जनजाति द्वारा मेघनाथ स्तंभ की स्थापना किया जाता है। तो मेघनाथ स्तंभ थापड़ी नृत्य के आरंभ में किया जाता है। ठीक, अब देखिए अगला क्या है, डांडल नृत्य। यह कोरकू जनजाति में प्रसिद्ध है। यह ज्येष्ठ आषाढ़ माह की रात्रि में। थापड़ी नृत्य कौन से माह में, बैसाख माह में था। अब ये जो है ज्येष्ठ आषाढ़ माह में किए जाते हैं। इसमें ढोलक, टिमकी, बांसुरी और मृदंग आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ढोलक, टिमकी, बांसुरी और मृदंग का। इस नृत्य में लोग एक दूसरे पर छोटे छोटे डंडों से प्रहार करते हैं। छोटे छोटे डंडों से प्रहार करते हैं। डंडारी नृत्य यह होली या फागुन के अवसर पर किया जाता है। होली के अवसर पर भद्रा एवं कोरकू दोनों जनजातियों द्वारा। यह जनजाति चबूतरे में सेमल स्तंभ स्थापित करते हैं। तो सेमल स्तंभ का संबंध भद्रा जनजाति से है। सेमल स्तंभ स्थापित कर चारों ओर घूम घूम कर नृत्य करते हैं। तो यह डंडारी नृत्य कहलाता है।
बस्तर में डंडारी नाच का संबंध मुख्यतः होली त्योहार से है। तो होली त्योहार से संबंध है अर्थात होली के अवसर पर किया जाता है। भद्रा एवं कोरकू जनजाति द्वारा सेमल स्तंभ स्थापित करके उसके चारों ओर घूम कर किया जाता है। अब चलिए अगला है कंवर जनजाति का नृत्य। तो कंवर जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है बार नृत्य। बार नृत्य यह समूह नृत्य है। माघ माह में आयोजित किया जाता है 5 वर्षों के अंतराल में। तो 5 वर्ष के अंतराल में किया जाता है, 5 वर्ष में एक बार। बार नृत्य छत्तीसगढ़ की कंवर जनजाति का एक प्रमुख लोक नृत्य है। गांव के बीचों बीच खुली जगह पर भीमदेव की स्थापना करते हैं। यह नृत्य लगातार 12 दिनों तक चलता है। तो 12 दिन तक और 5 वर्ष में एक बार किया जाता है। 5 वर्ष में एक बार 12 दिन तक चलने वाला नृत्य है। कटघोरा अंचल का बार नृत्य सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो कटघोरा अंचल में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है बार नृत्य। अगला है पहाड़ी कोरवा जनजाति का नृत्य। इनमें सबसे प्रसिद्ध नृत्य है दमनच नृत्य, जिसे डोमनच नृत्य के नाम से जानते हैं। विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है। इसमें नृत्य विधा सामान्यतः इस नृत्य में गायन नहीं किया जाता है, तो ये यहाँ सिर्फ नृत्य किया जाता है। यह नृत्य सामान्यतः जसपुर, कोरबा और कोरबा अंचल क्षेत्र में प्रसिद्ध है। जसपुर और कोरबा क्षेत्र जहाँ पहाड़ी कोरबा निवास करते हैं। छत्तीसगढ़ में सभी लोक नृत्यों में इसे सबसे भयानक नृत्य माना जाता है। सबसे भयानक और सबसे खतरनाक नृत्य दमनच नृत्य को माना जाता है। इसमें स्त्री एवं पुरुष दोनों भाग लेते हैं। ठीक, तो दमनच नृत्य के संबंध में आपको याद रखना है, पहाड़ी कोरबा सबसे भयानक नृत्य है। जसपुर कोरबा अंचल में किया जाता है और यह सिर्फ नृत्य शैली में किया जाता है, यहाँ गायन नहीं होता है। भारिया जनजाति का नृत्य, भारिया जनजाति द्वारा सैतन नृत्य किया जाता है। यह भारिया जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अगला है कोल जनजाति का नृत्य। तो कोल जनजाति का कौन सा है? कोल दहका या कोल्हाई नृत्य। सरगुजा अंचल की कोरिया क्षेत्र में कोल दहका कोल जनजाति द्वारा किया जाता है। इसमें झांझ और ढोलक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह सवाल जवाब शैली पर आधारित होता है। तो सवाल जवाब शैली पर आधारित है, जिसमें पुरुषों को ढोल के साथ गायन वादन एवं महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। तो पुरुष ढोल बजा के गायन और वादन करते हैं, महिलाएं नृत्य करती हैं कुल दहका में। इसमें पुरुष वादक और गायन दोनों की भूमिका निभाते हैं। महिलाएं सामान्यतः वेशभूषा में नाचती हैं और साथ साथ गाती भी हैं। महिलाओं को चेहरे पर घूंघट होते हैं, तो घूंघट करके नाचती हैं महिलाएं। ठीक, तो ये हो गया कोल डहका नृत्य। तो इसके साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ की जनजातियों के जो सभी नृत्य हैं उसको हम पढ़ चुके हैं। अब चलिए अगला दिया हुआ है यहाँ मृतक संस्कार। तो मृतक संस्कार इस चैप्टर इसमें क्या दिया होगा कि जितने भी जनजातियां हैं उनमें मृतक संस्कार में क्या क्या शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है, वे क्या होते हैं, मृतक स्तंभ क्या है और किस प्रकार का मृतक संस्कार आयोजित किया जाता है, ऐसे ऐसे दिए गए हैं। तो इसे हमें पढ़ना है और इसमें के जो शब्दावली है उसका अर्थ समझना है। ठीक, तो इसके शब्दावलियों से प्रश्न बनते हैं मृतक संस्कार के, तो हमें उन्हीं शब्दों के अर्थों को पकड़ना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है मारिया, दंडामी मारिया या बायसन हॉर्न मारिया का। तो इनमें एक होता है कुटेह संस्कार। तो कुटेह संस्कार क्या होता है? या मृत्यु के तीसरे दिन पूजा कक्ष में मृत आत्मा को पितर देवतों से मिलान किया जाने वाला संस्कार कुटेह संस्कार। तो यहाँ कुटेह संस्कार को अलग से लिख लेंगे। तो कुटेह संस्कार या तीसरे दिन होता है, मृत आत्मा को पितृदेवों से मिलान किया जाता है। इसमें हनालगट्टा स्मृति स्तंभ है, इसका स्थापना किया जाता है। तो हनालगट्टा मारिया जनजाति में स्मृति स्तंभ है, तो इसी का स्थापना किया जाता है अपने पूजा कक्ष में। मृतक स्तंभ स्थापित किए जाते हैं, तो वही है मृतक स्तंभ हनालगट्टा। इन्हें याद करने के लिए उनका एक स्तंभ गाड़ दिया जाता है। अगला है अबुझ मारिया। अबुझ मारिया में है अनालगढ़िया। तो अनालगढ़िया एक मृतक स्तंभ है किनका? अबुझ मारिया। तो मृतक स्तंभ गाड़ा जाता है अनालगढ़िया अबुझ मारिया में। बैगा जनजाति में मृत्यु के बाद शुद्धिकरण संस्कार को क्या कहते हैं? मादी। तो मृत्यु के बाद जो शुद्धिकरण संस्कार होगा वह कहलाएगा मादी। तो बैगा जनजाति का मादी याद रखना है। अगला है गोंड। तो गोंड जनजाति में आपको 2 याद रखना है, एक कोजी और दूसरा कुंडा। तो कोजी क्या होता है? तीसरे दिन किया जाता है। मृत्यु के तीसरे दिन किए जाने वाले संस्कार को कोजी कहते हैं और मृत्यु के 10वें दिन किए जाने वाले संस्कार को कुंडा कहते हैं। तो कोजी कुंडा गोंड जनजाति में। अगला है दोरला, कोया या कोयतुर जनजाति। इनमें मृत्यु गीत में कलेगी राजू अर्थात कलिंग राजा का उल्लेख होता है। मृत्यु गीत गाते हैं उसमें कलिंग राजा का उल्लेख होता है। बुजुर्ग स्त्रियां पेंतर पाटा अर्थात जो मृत्यु गीत होता है पेंतर पाटा वो भी गाते हैं। इसमें प्रमुख शब्दावली देखिए, वड्डे या धार्मिक प्रमुख होता है वड्डे, तलूर कुंडा अग्नि हंडी होता है, दिनांक को क्रियाक्रम पसपेर शुद्धिकरण हेतु हल्दी पानी छिड़कना पसपेर कहलाता है। तो ये सब शब्दावलियां हैं दोरला जनजाति में।
अगला है कोरकू जनजाति। तो कोरकू जनजाति में मृतक संस्कार में सिडोली प्रथा। तो ये सिडोली प्रथा को याद रखना है। इसमें क्या होता है, मृतक को दफनाना तथा लकड़ी का स्तंभ गाड़ना। तो कोरकू जनजाति में सिडोली प्रथा है। सिडोली प्रथा कहलाता है मृतक स्तंभ गाड़ना, लकड़ी का स्तंभ गाड़ते हैं दफना के। कोरवा जनजाति में नवाधाती या नवाघानी प्रथा। तो 10 दिन तक शोक मनाना ही नवाघाती या नवाधानी प्रथा कहलाता है। क्रियाकर्म के समय कुमारी भात खिलाने की परंपरा कोरवा जनजाति है। तो कुमारी भात खिलाते हैं क्या में, क्रियाकर्म के समय। भद्रा जनजाति की प्रमुख शब्दावली देखिए। भद्रा जनजाति में टरंडी, यह अर्थी या टिकथी, अर्थी को क्या बोलते हैं, टरंडी। मड़ा भाटा, किसे शमशान को मड़ा भाटा कहते हैं। बांधन कटनी, मामा की आत्मा की शांति हेतु भांजे द्वारा किए जाने वाले रस्म को कहते हैं बांधन कटनी। देखिए टरंडी, माड़ा भाटा, बांधन पटनी, इनका अर्थ याद रखना है और किस जनजाति से संबंध है उसे याद रखना है। फिर अगला है उराव। उराव जनजाति में क्या होता है, पटरा। पटरा कैसे कहते हैं, शव को शमशान ले जाने हेतु जो बांस का प्रयोग किया जाता है, बांस से निर्मित शमशान ले जाने के लिए किया जाता है, उसे पटरा कहते हैं। छाई भीतर, यह मृत आत्मा को पूर्वजों से मिलान करने की क्रिया है। छाई भीतर, छाई भीतर मृत आत्मा को पूर्वजों से मिलाने की क्रिया। पहाड़ी कोरवा में देखिए, पहाड़ी कोरवा में मान्यता है जिस झोपड़ी या घर में मृत्यु हो जाती है उसे नष्ट करके नई झोपड़ी का निर्माण किया जाता है। तो पहाड़ी कोरवा में अगर किसी घर में मृत्यु हो जाता है तो उसकी जगह में नए घर में निर्माण करके निवास करते हैं। भुंजिया जनजाति में क्या है, गोतियार, जिसे समगोत्री की मृत्यु होने पर गोतियार के घर का चूल्हा तथा पीने का पानी का मटका उसे तोड़ दिया जाता है। चूल्हा और पीने वाले पानी के मटका, इन दोनों को तोड़ दिया जाता है अगर किसी भी समगोत्री अर्थात गोतियार के यहाँ मृत्यु होता है तो। और बिरहोर जनजाति में है बिरसर खाने की प्रथा है, बिसर खाने की प्रथा, बिसर अर्थात मछली वगैरह खाने की प्रथा होता है बिरहोर जनजाति में मृत्यु के दौरान। अगला है कमार। तो कमार जनजाति में क्या है, घर के समय मृत्यु होने पर, घर के सदस्य की मृत्यु होने पर नया घर बना लेते हैं। तो अगर घर के किसी भी सदस्य की मृत्यु होती है तो उस घर को त्याग करके नया घर बनाते हैं कमार जनजाति। ये 2 जनजातियों में देखा जाता है। देखिए नया घर बनाते हैं कौन कौन, कमार और पहाड़ी कोरवा। तो कमार और पहाड़ी कोरवा में अगर घर में मृत्यु हो रहा है तो उस घर को छोड़ करके नए घर बना लेते हैं। ठीक, तो ये जनजातियों संबंधित मृतक संस्कार है। इसमें जो शब्दावली है आप उसे बार बार पढ़ेंगे तभी जाके याद हो जाएगा। अब चलिए, अब हम देखेंगे जनजातियों के गीत, ट्राइबल सॉन्ग्स। तो जनजातियों में बहुत सारे गीत प्रसिद्ध हैं तो उन गीतों को पढ़ेंगे अब। तो देखिए जनजातियों को जो महत्वपूर्ण गीतें हैं उन्हें देखते हैं। तो कौन से जनजाति गीत हैं और उनका संबंध किनसे है, ये सब देखते जाएंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ धनकुल या जगार गीत। तो यह बस्तर अंचल में फेमस है, धनकुल या जगार गीत के नाम से भी जानते हैं। यह हल्बा और भतरा जनजाति द्वारा किया जाता है। हल्बा या भतरा जनजाति में होता है जनजाति गीत धनकुल या जगार गीत। गायन की भाषा हल्बी भाषा में गायन किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र में मटकी, जिसे धनकुल घड़ा कहते हैं, सूपा, बांस की खपची एवं धनुष के मिलकर बना होता है। तो खपची धनुष से मिलकर, ये सभी से मिलकर के एक वाद्य यंत्र तैयार किया जाता है। उसी वाद्य यंत्र के साथ धनकुल या जगार गीत का गायन किया जाता है। धनकुल वाद्य यंत्र के नाम से जानते हैं इसे। देखिए धनकुल वाद्य यंत्र निम्नलिखित 4 जगारों के में गाया जाता है। तो 4 प्रकार के जगार होते हैं, आठे जगार, तीजा जगार, लक्ष्मी जगार, बाली जगार। वर्तमान में ये आठे जगार को छोड़कर बाकी तीजा जगार, लक्ष्मी जगार और बाली जगार का आयोजन किया जाता है। तो देखिए बाली जगार या लक्ष्मी जगार या तीजा जगार ये किस जनजाति से संबंधित है पूछा जाए तो हल्बा या बत्रा दोनों जनजातियों से संबंधित है। यह सामूहिक रूप से मनाया जाता है। जगार से आशय सांस्कृतिक जागरण से है, जो धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन है जिसमें बस्तर के सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश, धार्मिकता और पौराणिक व्याख्यान को पेश किया जाता है। तो ये एक सांस्कृतिक जागरण है जगार गीत या धनकुल। अगला देखिए हुल्की पाटा। तो बस्तर संभाग में गाए जाने वाला गीत है हुल्की पाटा गीत। अगला है घोटुल पाटा गीत। यह मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। घोटुल पाटा गीत को मृत्यु के अवसर पर मुंडा जनजाति द्वारा, यह राजा जोलोंग साय की गाथा है, राजा जोलोंग साय की गाथा है। इसमें यह भी हल्बी भाषा में गाया जाता है। इसे वीर गीत के नाम से भी जाना जाता है। तो घोटुल पाटा को वीर गीत, मृत्यु के अवसर पर गाया जाने वाला, और राजा जोलोंग साय की गाथा है, हल्बी भाषा में गाया जाता है। अगला है कर्मा गीत। यह कर्म नृत्य के समय कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए गाया जाता है।
यह बैगा, उराव, मुंडा, कमार, गोड़, बिरहोर, बिंझवार इन जातियों के द्वारा गाया जाता है। विशेष वीरन गीत कमार गीत का हिस्सा है। तो वीरन गीत होता है वो कमार गीत का हिस्सा है, सॉरी कर्म गीत का हिस्सा है वीरन गीत, यहाँ गलत प्रिंट हुआ है, कर्म गीत का हिस्सा है वीरन गीत। अगला है तारा गीत। तो तारा गीत को देखिए, यह पुष माह की रात्रि में गाया जाने वाला गीत है तारा गीत। ये नई फसल आने पर गाया जाता है तारा गीत को, केवल युवतियों द्वारा, तो केवल लड़कियां गाती हैं इसे, युवतियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है तारा गीत। अगला है छेड़ता गीत। यह पुष पूर्णिमा में नई फसल आने की खुशी में गाया जाता है, छेड़ता गीत है। यह मुख्यतः नवयुवकों द्वारा गाया जाता है। तो देखिए तारा गीत नवयुवतियों द्वारा गाया जाता है और छेड़ता गीत नवयुवकों द्वारा गाया जाता है। इसके अन्य नाम छेड़छेरा भी कहा जाता है, बस्तर में इसे छेड़छेरा गीत के नाम से भी जानते हैं। बालक बालिकाओं की टोलियों द्वारा नगरों और गांवों में कई दिनों तक हर्ष उल्लास पूर्वक गाकर नई फसल का दान मांगते हैं। तो जो छेड़छेरा में गाया जाता है गीत वो वही छेड़ता गीत है। रीलो या रैला गीत, यह जनजाति मुड़िया एवं माड़िया जनजाति में प्रसिद्ध है। रीलो या रैला गीत यह एक वैवाहिक गीत है। इसमें स्त्री व पुरुष दोनों बारी बारी से गाना गाते हैं। ठीक, रीलो गीत वैवाहिक गीत है। उसके बाद है लेंजा गीत। तो यह किस अवसर पर गाते हैं, किसी भी समय, कोई विशेष तिथि निर्धारित नहीं है इसके लिए, लेंजा गीत के लिए, इसे किसी भी समय गाया जा सकता है। इसका प्रसिद्ध एक विशुद्ध हल्बी गीत है। तो यह विशुद्ध हल्बी गीत है, यह स्त्रियों और पुरुषों के द्वारा साथ साथ तथा कभी कभी पृथक तौर पर भी गाया जाता है। तो लेंजा गीत को याद रखना है, विशुद्ध हल्बी गीत है, हल्बी भाषा में गाया जाता है। स्त्री और पुरुष अलग अलग भी गाते हैं और साथ साथ भी गाते हैं। अगला है चैत परब गीत। चैत परब गीत यह चैत माह की रात्रि में गाया जाता है। चैत माह की रात्रि में यह गीत बस्तर क्षेत्र में स्त्री तथा पुरुषों के बीच प्रतिद्वंद्वता का गीत है। तो इससे प्रतिद्वंद खेला जाता है चैत परब गीत। समाप्ति, प्रतिद्वंद्वता की समाप्ति मुंदी मांगतो अर्थात अंगूठी प्राप्ति से होता है। तो अंगूठी जो जीतते हैं उन्हें अंगूठी दिया जाता है। तो ये मुंदी मांगतो का संबंध चैत परब गीत से है। फाग गीत, यह फाल्गुन माह में होली के अवसर पर नृत्य करते समय गाया जाता है। फाग नृत्य के साथ फाग गीत को यह गोड़ एवं बैगा जनजाति में प्रसिद्ध है। इसमें नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला है लिंगोपाटा गीत। यह प्रधान जनजाति में प्रसिद्ध है लिंगोपाटा। इसमें धरती का मालिक लिंगो को बताया गया है। तो धरती का मालिक लिंगो को बताया जाता है प्रधान। तो ये लिंगोपाटा नृत्य भी है। लिंगोपेन गीत यह मुड़िया जनजाति द्वारा गाया जाता है। लिंगोपेन देव की स्थिति में गाया जाने वाला गीत है लिंगोपेन गीत। गौरा गौरी गीत यह गोड़ जनजाति में प्रसिद्ध है। गौरा गौरी गीत कार्तिक माह दीपावली के अवसर के समय गाया जाता है, कार्तिक माह में। इसमें शिव पार्वती का विवाह समारोह आयोजित कर पूजा अर्चना किया जाता है। तो शिव पार्वती का विवाह गौरा गौरी गीत कहलाता है। अगला है कोटनी गीत। यह एक श्रृंगार प्रधान वैवाहिक गीत है। श्रृंगार प्रधान गीत स्त्री एवं पुरुष सामूहिक रूप से गाते हैं इसे, स्त्री पुरुष द्वारा कोटनी गीत को। इस गीत में उड़िया और भतरी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। उड़िया और भतरी दोनों भाषा का प्रभाव है कोटनी गीत में। और सबसे लास्ट है मरम पाटा गीत। एक प्रकार का विवाह गीत है मरम पाटा गीत। अब देखिए यहाँ नोट पॉइंट दिया गया है, जनजाति नृत्य एवं गीत को पाटा या एड़ना के नाम से संबोधित किया जाता है। तो गीत जहां भी पाटा दिखे, पाटा का संबंध किससे रहेगा, गीत से रहेगा। देखिए जनजातियों में प्रचलित लोकगीत के विभिन्न स्वरूप, किन किन स्वरूपों में पाया जाता है लोकगीत। तो देखिए यात्रा पाटा यह धार्मिक गीत है। यात्रा पाटा क्या है, धार्मिक गीत है। पुरुण पाटा जन्म गीत, पुरुण पाटा। हनाल पाटा मृत्यु गीत है। चुरचा पाटा, मरम पाटा, रीलो पाटा और पेंडू पाटा यह विवाह गीत है। कुर्राल पाटा नृत्य गीत है। करसना पाटा खेल गीत है। हुल्की पाटा या लेंगना पाटा विसर्जन गीत है। चिटकुल पाटा व्यंग गीत है। डिवाड पाटा दिवाली गीत है। हेले पाटा नरबली गीत है। ठीक, तो ये जितने भी पाटा होते हैं उनका संबंध दिया गया है। तो देखिए हेले पाटा नरबली गीत, डिवान पाटा दिवाली गीत, चिटकुल व्यंग गीत, हुल्की पाटा या लेंगना विसर्जन गीत होता है। करसना पाटा खेल गीत, कुराल पाटा नृत्य गीत है। और विवाह गीत में कौन कौन से हैं, पेडुल पाटा, रीलो पाटा, मरम पाटा और चूचा पाटा है। और हनाल पट्टा, हनाल स्तंभ देखे थे तो हनाल गट्टा मृत्यु स्तंभ था, तो ये मृत्यु गीत से संबंधित है हनाल। पुरुण पाटा जन्म से, तो जन्म गीत है। यात्रा धार्मिक गीत है। तो ये गीतों के स्वरूपों को आपको याद रखना है। ठीक, तो इस वीडियो में हम इतना ही कंप्लीट करते हैं। इस वीडियो को अगर आप 2-3 बार देखेंगे तब जाके आपको ये इनमें का जो जितना भी पढ़ा है वो सब याद होगा। कि इसमें जो है ज़्यादातर शब्दावलियों का याद करना है आपको, तो इसे आप बार बार पढ़ेंगे तभी याद होगा। तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख के आप इसे याद कर सकते हैं।
तो अगर आप हमारी वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक, और शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों में ताकि वे भी पढ़ सकें। ठीक, धन्यवाद।